हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और आज के इस सेशन में जो एसएससी जीडी के लिए जो आपका साइंटिफिक रिसर्च का पोर्शन है, उसमें साइंस में हम लोग केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों को जानेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बेटा आपके लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर टू द पॉइंट आगे चलेंगे, तो सभी लोग जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर केमिस्ट्री शब्द की अगर बात करी जाए तो ये कहा जाता है कि जो केमिस्ट्री की ओरिजिन है, यानी कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है, ये मेसोपोटामियन कल्चर यानी कि मिस्र की सभ्यता से मानी जाती है। और कीमिया शब्द का अर्थ ही है काली मिट्टी। और हम लोगों को जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं, यानी कि जो भी पहले पुरातात्विक खोज हुई है, उनके आधार पर यही पता चला है कि जो मिस्र की सभ्यता के लोग थे, उनके रसायन विज्ञान का ज्ञान बहुत ज़्यादा उन्नत था। वो लोग फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया भी करते थे, शराब का भी निर्माण करते थे, अल्कोहल का उत्पादन करते थे, साथ ही साथ वो लोग ममीज भी बनाते थे। और उन्होंने ही कांच की भी खोज की थी, ये माना जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि हम लोग यहाँ पर रसायन में जानेंगे कि जो पदार्थ होते हैं, यानी कि हम लोगों के चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वो सभी सूक्ष्म कण से मिली हुई हैं। और सूक्ष्म कणों से मिल करके बनने के ही कारण इनको कहा जाता है पदार्थ, यानी कि मैटर। ठीक है। तो अब मैटर यानी कि पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, उनकी प्रकृति किस चीज पर आधारित है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर बात आती है बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री शब्द यानी कि जिसको हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। यानी कि जो मेसोपोटामियन कल्चर है उसका प्राचीन नाम क्या है? कीमिया। ठीक है। तो कीमिया से हुई है। कीमिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? जो हमने अभी आपको बताया कि काला रंग होता है। और यहाँ पर ये माना गया है कि मिस्र की कला जो है, बहुत सारे लोग जो पिरामिड्स में जब भी खनन कार्य चलता है या कोई पुरातत्ववेत्ता जा करके वहाँ पर खोजता है किसी मम्मी को, किसी कमरे के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा, तो वहाँ कई सारे मर्तबान रखे होते हैं जो कि अक्सर काली मिट्टी के होते हैं। और उनमें भी अगर आप देखिए तो उन सभी के हेड को बिना ब्रेक किए हुए ब्रेन को निकाल करके उसमें प्रिजर्व करना, शरीर के सारे अंगों को निकाल करके उनमें संरक्षित करना, और उसके ज़रूरत की जो चीज़ें उनको पसंद रही हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पर इकट्ठा करके रखना, ताकि भविष्य में कभी ये फिर से अगर जागृत हो तो इनको सारी चीज़ें जो इनकी ज़रूरत की हैं, जो जो पसंदीदा चीज़ें हैं, वो उनके पास में ही मिले, ये कहा जाता था, ये उनकी मान्यता थी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर जो मिस्र की कला है उसके लिए कीमिया यूज किया गया। लेकिन ये तो हम लोग अगर देखें तो इसका तथ्य के आधार पर, जो रिकॉर्ड्स मिले उनके आधार पर इन सब चीज़ों को कहा गया। लेकिन आधुनिक रसायन विज्ञान जो कि हम आप लोग पढ़ते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है एंटोनी लेवोसिए को। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनी लेवोसिए को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। अब वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा कि रसायन विज्ञान के जनक तो ये हो गए एंटोनी लेवोसिए को, वो भी आधुनिक के। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि पदार्थ मतलब मैटर, तो मैटर जो है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। डिफरेंट स्टेट यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। अब अवस्थाओं के आधार पर अगर देखें तो पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुण किनको कहा जाता है बेटा, या भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक गुण या भौतिक अवस्था वो सभी चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से, या उनको छू सकते हैं हम लोग। ठीक है, देख सकते हैं या छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो सभी अवस्थाएं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर किसी भी मैटर को कंसीडर किया जाए, यानी कि पदार्थ को हम लोग कंसीडर करें, तो वो हमारा तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में कोई भी पदार्थ जिसकी की भौतिक अवस्थाएं उपस्थित होती हैं वो हमें नजर आता है। ठीक है। अब यहीं पर अगर हम पदार्थ की रासायनिक संगठन के आधार पर देखें,
यानी कि पदार्थ का जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो भी हम लोग उसको विभक्त कर रहे हैं, बांट रहे हैं, वो भी रासायनिक संगठन के आधार पर, मतलब कि वो किस प्रकार से निर्मित हुआ है, कौन कौन से तत्व उसमें मौजूद हैं, तो ये पदार्थ की रासायनिक संरचना या रासायनिक संगठन कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ के रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखें तो इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मैटर है या कोई भी कंपाउंड बना है, यौगिक बना है, ठीक है, या कोई मिश्रण है, हमारा मिक्सचर है, तो उसके अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, पदार्थ के रासायनिक संगठन को देखते हैं, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मेशन, कि ये किस तरीके से निर्मित हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तत्व की अगर बात करी जाए तो वो अविभाज्य घटक जो किसी पदार्थ के मूल कण के रूप में जाना जाता है, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो ये क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन का एकल तत्व यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो गया, ठीक है, सिंगल। अब वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो Au ये सिंगल है। ठीक है, तो ये सभी तत्व के रूप में आते हैं। लेकिन अगर यौगिक की बात करी जाए तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके जिसका निर्माण करेंगे वो यौगिक कहलाएगा। अब यौगिक में अगर देखा जाए तो जैसे O2, H2 यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये सभी किस में आ जाएंगे बेटा, इसमें 2 तत्व आपस में मिल रहे हैं तो ये यौगिक के रूप में इनको जाना जाएगा। लेकिन वही मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो मिश्रण में आपका क्या हो गया कि कई सारे यौगिक आपस में मिल करके एक मिश्रण को तैयार करते हैं। ठीक है, तो मिश्रण में अगर हम बात करें, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं बेटा एयर का, यानी कि हम लोग बात कर लेते हैं वायु की। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। क्यों, क्योंकि वायु में अलग अलग तत्व और अलग अलग यौगिक अलग अलग अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि हमारी वायु में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो और भी जितनी भी गैसेस हैं वो सभी मौजूद हैं, चाहे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, ठीक है, चाहे हम ऑर्गन की बात कर लें, चाहे हम लोग रेडॉन की बात कर लें, तो रेडॉन तो एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, जो हमेशा नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भी कभी अर्थक्वेक आता है यानी कि भूकंप आता है, सिर्फ तभी ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, अन्यथा ये अनुपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके रासायनिक संगठन के बारे में जो हमें बता रही हैं, तो ये आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हम लोग पदार्थ को विभक्त कर देते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल चुका है कि रासायनिक संगठन के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग पदार्थ को किस तरीके से विभक्त करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तत्व की, पहले इन चीज़ों की डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व है, ठीक है, कौन सा यौगिक है, ये प्रश्न आपके साधारण रूप में बनते हैं। तो तत्व यानी कि एलिमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर डिफिनीशन प्रॉपर लिखी हुई है कि वह मौलिक पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो। परमाणुओं से मिलकर के क्या बनेगा, अणु का निर्माण होगा, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल टाइप के परमाणुओं से मिलकर के बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, तत्व कहेंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, ये सभी में एक ही परमाणु यानी कि एक ही प्रकार के इसमें क्या है, परमाणु मौजूद हैं, जिसके वजह से इसको तत्व कहा जाए। तत्व के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग अगर देखें बेटा, तो यहाँ पर बात आई धातु की। तो धातु क्या होती है, धातुओं के लक्षण क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें किसी न किसी धातु से निर्मित होती। तो यहाँ पर धातु यानी कि मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो धातुओं में अगर देखा जाए बेटा, तो धातु तत्व क्या होते हैं या किनमें धात्विक लक्षण होते हैं, जिन तत्वों में, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, यानी कि उनके लक्षण क्या क्या होते हैं।
जैसे धातु तत्व की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर धातु तत्व क्या होते हैं बेटा, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है। जितनी भी धातुएं होंगी, जैसे सपोज दैट आपने एक मेटल की रॉड ले ली है, मान लीजिए कि एक लोहे की छड़ है। अब इसके एक सिरे को आपने पकड़ रखा है और दूसरे सिरे को गर्म कोयले के अंदर आप अगर टच करवा दीजिए या लौ में रख दीजिए, लौ यानी कि कैंडल के ऊपर या किसी गैस के ऊपर या बर्नर के ऊपर रख दीजिए जो जल रहा हो। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, पूरी रॉड धीरे धीरे गर्म हो जाएगी और आप जबकि दूसरे एंड पर, दूसरे सिरे पर आप उसको गर्म कर रहे थे, लेकिन जिस सिरे से आपने पकड़ रखा है उसी सिरे पर क्या होगा बेटा, ये आपको गर्म महसूस होने लगेगी। तो मतलब कि यहाँ पर जो ऊष्मा है उसका क्या हुआ, प्रसार हुआ और ये धीरे धीरे दूसरी तरफ आकर के ये क्या हुई, आपको गर्म महसूस होने लगी। तो इसमें क्या होता है, चालकता, यानी कि ये कंडक्टर होते हैं। और वहीं किसी मेटल की रॉड को लेकर के आप जब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो, तार में टच करके देखना तो आपको झटका भी लगेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी धातुएं होती हैं ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि कंडक्टर होती हैं। और ठोस अवस्था में, यानी कि जो भी धातुएं हैं ये जब ठोस अवस्था में होंगी, यानी कि सॉलिड रूप में होंगी, ठीक है, तो सॉलिड रूप में जब ये होती हैं तो ये अधात वर्धनीय होती हैं, यानी कि मैलिएबल होती हैं। साथ ही साथ इनमें डक्टाइलिटी यानी कि तन्यता का गुण भी होता है। अब तन्यता का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई ठोस धातु का टुकड़ा है, ठोस है, अगर आप उसको पीटेंगे तो पीट करके पतली पतली चादरों में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो धातु की प्रकृति है ये क्या है, अधात वर्धनीयता में आएगा। क्यों आएगा अधात वर्धनीयता में? इसका रीजन क्या है अधात वर्धनीय होने का? क्योंकि धातु है, ठोस है, और जब आप इसको पीट करके इसको पतला करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीट करके पतला होने की कोशिश करेंगे, पीट करके पतला करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, तो ये बढ़ जाएगा, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएगा। साधारण सा उदाहरण लेते हैं, जब आप लोग मिठाइयाँ खाते हो तो मिठाई के ऊपर आपको सिल्वर फॉयल मिलती है, यानी कि चांदी की परत मिलती है, तो ये चांदी ही है, लेकिन इसको पतला कैसे किया जाता है, जो लेदर की बुक एक बनाई जाती है, कई पेजेस, कई लीफ होती हैं उसमें, उनके बीच में चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा रखा जाता है और फिर उसको हथौड़ी से पीट पीट करके पतला किया जाता है। तो ये जो गुण है धातुओं का कि किसी छोटे टुकड़े को एक चादर में परिवर्तित करना, ये कहलाता है अधात वर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी, ठीक है। वही दूसरा तन्यता, जैसे आप किसी धातु के टुकड़े को पकड़ करके आप उसको खींचेंगे तो ये पतले पतले तारों में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको वायर्स मिलते हैं। तो ये धातु को जब परिष्कृत किया जाता है धातु निष्कर्षण के माध्यम से, यानी कि मेटलर्जी के थ्रू, और जब इसको पकड़ करके, यानी कि हमें शुद्ध धातु मिल गई और उसको फिर गर्म करके खींचा जाता है तो ये पतले पतले तारों में कन्वर्ट हो जाता है और तभी आप लोगों को लंबे वायर्स मिल जाते हैं, यानी कि लंबे लंबे तार मिल जाते हैं। तो धातुओं का ये जो गुण है ये डक्टाइलिटी के अंतर्गत आता है, यानी कि तन्यता के अंतर्गत आता है, यानी कि तन्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो आपको लोहे के तार भी नजर आते हैं और लोहे के चादरें भी नजर आती हैं। घर में आप लोग वायरिंग करवाते हो तो उसमें तांबे के तार आपको देखने को मिलते हैं और एल्यूमिनियम के तार देखने को मिलते हैं। चांदी के आप लोग आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं और उन आभूषणों में आपके पायल भी आते हैं, अंगूठियां भी आती हैं, सोने के भी आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी को आप पतला भी कर सकते हैं और इनको खींच करके तार में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सभी आपकी क्या हैं, धातुएं हैं, और इन धातुओं में ये सभी लक्षण होते हैं। और सबसे मूल रूप से अगर देखा जाए तो जितनी भी धातुएं होंगी उन सभी में एक विशेष चमक उपस्थित होती है, यानी कि इन सभी में एक विशेष शाइन होती है, स्पेसिफिक शाइन होती है। ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी धातुओं के लक्षण होते हैं। अब धातुओं के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पर अधातुओं की, यानी कि नॉन मेटल्स की। तो धातु और अधातु में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे? जितनी भी अधातुएं होंगी
ये ना तो विद्युत की सुचालक होंगी और ना ही ऊष्मा की सुचालक होंगी। मतलब जितने भी अधातु तत्व होते हैं तो अधातु तत्वों में अगर देखें तो ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि दीज आर नॉन कंडक्टर। जैसे आप लकड़ी के टुकड़े को लेकर के तार पर टच करिए तो क्या आपको वो करंट मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े में कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत की चालकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये धातु और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर होते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जितने भी अधातु होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भुरभुरे। मतलब अगर आप इन पर बल लगाएंगे तो ये टूट करके बिखर जाएंगे। ना तो ये पतली चादरों में कन्वर्ट होंगे धातुओं की तरह और ना ही ये परिवर्तित होंगे लंबे तारों में धातुओं की तरह। तो ये भुरभुरे यानी कि ब्रिटल होते हैं, ठीक है। और प्रहार करने पर ये चूर चूर हो जाएंगे, यानी कि जैसे ही आपने अगर कोशिश किया कि कोयले का छोटा सा टुकड़ा है और आपने कहा कि नहीं हम बर्फी को काली करेंगे और उस पे कोयले की परत चढ़ाएंगे, तो उसको अगर आप पीटने की कोशिश करते हैं चादर बनाने के लिए तो वो टूट करके बिखर जाएगा, लेकिन कभी भी कोयले की आप चादर नहीं बना सकते हो, ठीक है। ना ही सल्फर यानी कि गंधक की चादर बना सकते हो। आप चूर्ण बना सकते हो, यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फॉस्फोरस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये सभी आपकी कभी भी चादर के रूप में नहीं मिलने वाली, ना ही तार के रूप में मिलने वाली, क्योंकि ये सभी अधातुएं हैं यानी कि नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखें नॉन मेटल्स में तो हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, हीलियम गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन की बात करें, कार्बन को कई सारे रूपों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर बात करें कि कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया जो कि आप लोग पेंसिल में यूज करते हो ग्रेफाइट नॉर्मली लिखने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर, ये सभी आपके किसके उदाहरण है बेटा? ये अधातुओं के उदाहरण है, यानी कि नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी तार या पतली चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि जितनी भी अधातुएं होंगी इनमें कोई भी चमक यानी कि शाइन नहीं पाई जाती है, यानी कि इनमें धातुओं के प्रकार कोई भी चमक नहीं उपस्थित होती है, ठीक है। जबकि धातुओं में एक विशेष चमक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो अधिकांश तत्व जो कि ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो हमारे तत्व होते हैं, मैटर होते हैं, वो ठोस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व हमारे द्रव रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया यानी कि पारा हो गया, और ब्रोमीन, और कुछ गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं। गैसियस स्टेज की अगर हम लोग बात करें बेटा तो गैसीय अवस्था में कौन कौन से हैं? गैसियस स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सभी गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब यही बात आती है कि आखिरकार ये यौगिक कैसे बनते हैं, यानी कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है, यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। तो यौगिक क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिल करके निर्मित होता है, ठीक है, क्लियर। अब निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बन रहा है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग गुणों वाले तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि दो अलग अलग आपके क्या हैं, इसमें तत्व हैं, लेकिन ये सभी एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तभी ये क्या बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड के लिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है H2O यानी कि जल, मतलब पानी का। तो पानी की अगर हम लोग बात करें तो पानी में क्या है, दो हाइड्रोजन के अणु है और एक ऑक्सीजन का है, लेकिन इनका अनुपात एक निश्चित है, ठीक है, इनका एक अनुपात निश्चित है कि जिसमें ये मिलकर के क्या बनाएंगे, एक यौगिक का निर्माण करेंगे। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, जो कि सजीवों के लिए जहरीली है, तो इसका भी एक निश्चित अनुपात है, लेकिन अगर इसके अनुपात में भिन्नता हुई तो ये क्या हो जाएगा, CO2, तो ये आपका अलग हो जाएगा,
यानी कि ये भी एक यौगिक है, लेकिन अनुपात भिन्न हो गया। तो इन सब को निर्मित करने के लिए एक निश्चित अनुपात आवश्यक होता है। ठीक है, क्लियर? ये सभी एक निश्चित अनुपात में मिल करके ही किसी यौगिक का निर्माण करेंगे। अब ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें बेटा ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या हो गया, ये भी एक निश्चित अनुपात में अलग अलग तत्वों से मिल करके बनता है। ठीक है, यानी कि 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन। तो ये क्या है, एक यौगिक कहलाएगा, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिश्रण से आपस में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि रासायनिक बंध बना करके ये निर्मित होता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर यौगिक के बाद अगर हम लोग बात करें बेटा कि एक प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, वो क्या है बेटा, सबसे पहला मानव निर्मित यौगिक कौन सा है? ठीक है, तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट जो मानव निर्मित यौगिक का निर्माण किया गया था, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया था, उसका नाम है टेक्नेशियम, जिसका सिंबल है Tc। ठीक है, इसको आवर्त सारणी में भी स्थान दिया गया है। ठीक है, और किसने बनाया था, तो बर्कले ने बनाया था, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो सबसे पहला मानव निर्मित यौगिक कौन सा है, तो टेक्नेशियम, और किसने बनाया था, तो बर्कले। और ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे। अब बात करते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण की। तो अब यहाँ पर मिश्रण क्या है, यानी कि मिश्रण यानी कि मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो मिक्सचर क्या है बेटा, दो या दो से अधिक यौगिकों यानी कि कंपाउंड को या तत्वों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में, देखो जब हम बना रहे थे यौगिक यानी कि कंपाउंड, तो उन दोनों का अनुपात क्या था, निश्चित था, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में ये सभी मिलेंगे तभी एक कंपाउंड बनेगा, यानी कि यौगिक बनेगा। लेकिन अगर मिश्रण की बात कर रहे हैं यानी कि मिक्सचर की, तो इनका अनुपात निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अनिश्चित अनुपात में इनको मिलाने पर प्राप्त पदार्थ क्या होता है, मिश्रण कहलाता है, यानी कि मिक्सचर कहलाएगा हमारा। और मिक्सचर हमारे बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर जिनको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण यानी कि आपका क्या होगा, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इनमें क्या है, होमोजीनियस में क्या होगा बेटा, जो होमोजेनाइज हो जाए, जो आपस में क्या हो, मिक्स हो जाए, यानी कि मिश्रित हो जाए, तो होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल ही ना पाए, उनको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। जैसे आपसे कहा जाए कि नमक और पानी का मिश्रण, या चीनी और पानी यानी कि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है, वो कैसा मिक्सचर होगा, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी कि समांगी मिश्रण होगा। और वहीं अगर हम लोग विसंयोगी या हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण की बात करें, तो जैसे मिट्टी और पानी का मिश्रण है, तो क्या ये होमोजीनियस होगा, बिल्कुल नहीं। कुछ देर के लिए आप गंदे पानी को रख दीजिए जिसमें कि मिट्टी घुली हो, तो आप देखते हैं कि वो तलहटी में बैठ जाती है। या बालू और पानी का मिश्रण जो है, ये हेट्रोजीनियस है, जिसमें कि दोनों पदार्थ के अणु आपस में इंटरैक्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक, अब बात आती है बेटा अणु की, कि अणु क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और उसमें क्या हो बेटा, उसमें पदार्थ के सारे गुण, सारे कैरेक्टर्स विद्यमान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग अणु कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये कभी भी भाग नहीं लेते हैं। मतलब अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर, भाग नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये आपका अलग ही कंपोनेंट है, जैसे कि वाटर हो गया, नमक हो गया, मेथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सभी क्या है बेटा, ये सभी आपके मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनको अणु कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, अणु के रूप में हम लोग जानते हैं।
ठीक। अब बात आती है कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, अणु के बाद क्या हो गया, परमाणु की बात हो रही है कि आखिरकार परमाणु क्या होता है बेटा। तो परमाणु की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु यानी कि एटम क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परमाणु कहते हैं। ठीक है, मतलब पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में क्या करता है बेटा, नहीं रह सकता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप साधारण तौर पर देखिए कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो इससे हमारा क्या बनेगा बेटा, H2O, यानी कि यहां पर क्या बन गया, एक आपका अणु बन गया, यानी कि जल का एक अणु बन गया। लेकिन अगर इसको बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, H2 प्लस O कर दें, या हम लोग अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर H2 प्लस O2 अगर होता है तो यहाँ पर 2H2O, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी कि दो अणु, देखिए दो, ये आपका हाइड्रोजन का एक परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, एक परमाणु हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक परमाणु हो गया, लेकिन इनके दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिल रहे हैं, तब आपके दो क्या बन रहे हैं बेटा, दो अणु बन रहे हैं, वो भी किसके, वाटर के, यानी कि जल के, ये निर्मित हो रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है बेटा, तो परमाणु भाग लेते हैं, और परमाणु जब भाग लेंगे तो इससे क्या बनेगा बेटा, अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपका अगर हाइड्रोजन के साथ हम किसका अभिक्रिया कराएं बेटा, नाइट्रोजन का अभिक्रिया कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और नाइट्रोजन का एक परमाणु है, तो ये क्या बना लेगा, अमोनिया, यानी कि NH3 बन जाएगा। तो वो सूक्ष्मतम कण जो कि आपस में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक अणु को निर्मित कर लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटा आज के इस सेशन में हम लोगों ने रसायन विज्ञान में कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।